गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। अब हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 में रिकॉग्नाइज किया। ह्यूमंस में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली इसे एबीओ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन्स के पास स्पेसिफिक एलील्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये एलील्स होते हैं IA, IB एंड IO। हमने अभी बताया कि 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप मिलता है ह्यूमन में। ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास A एंटीजन होते हैं, एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। बी ब्लड ग्रुप में B एंटीजन होता है एंड एंटी-A एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। AB ब्लड ग्रुप में A और B एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटी-A एंड एंटी-B दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो RBC से अटैच होते हैं। ये RBC है, ये ब्लड ग्रुप A है। A के एंटीजन जो IA और I है ये RBC से अटैच है। एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होते हैं। तो ये इसके एंटीबॉडी है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस ग्रुप वाले पर्सन को कौन सा ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ हमने 2 पर्सन लिए हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप A है, ये रिसिपिएंट है। ये सेकंड पर्सन है, ये डोनर है और इसका ब्लड ग्रुप भी A है। रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप भी A है और डोनर का ब्लड ग्रुप भी A है। जब दोनों के पास सेम ब्लड ग्रुप है तो इजीली ब्लड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसके पास भी एंटीजन A है और इसका भी एंटीजन A है। इसका एंटीबॉडी B है, इसका भी एंटीबॉडी B है। यानी जब सेम ब्लड ग्रुप होता है तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो A ब्लड ग्रुप वाला डोनर A ब्लड ग्रुप वाले रिसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है। सेकंड, रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप AB है और डोनर का ब्लड ग्रुप O है। क्या O ग्रुप वाला पर्सन AB ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है? AB ग्रुप वाले पर्सन के पास एंटीजन IA और IB होंगे। इसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है क्योंकि AB ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। O ग्रुप वाले पर्सन के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी एंटी-A भी होता है और एंटी-B भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। इसके बाद रिसिपिएंट के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये डोनर के RBC पर कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन डोनर के ब्लड में एंटी-A भी प्रेजेंट है और एंटी-B भी प्रेजेंट है। जब डोनर के एंटीबॉडी रिसिपिएंट के RBC पर अटैक करेगा, लेकिन ये कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि रिसिपिएंट के पास जो ब्लड होता है वो मोर क्वांटिटी में होता है। सपोज करो कि इसके पास 4 लीटर ब्लड है ऑलरेडी और इसको डोनर से 200 ml ब्लड की ज़रूरत है, तो इसके कंपेयर में ये बहुत कम है। और जब ये कम होते हैं यानी कि इसके पास RBC ज़्यादा क्वांटिटी में है और एंटीबॉडी डोनर के पास एंटीबॉडी जो है वो कम है, तो इनका वो क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। और डाइल्यूट करने पर क्या होगा, O ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड AB ग्रुप वाले पर्सन को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। AB जो होता है उसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर लेता है। O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यहाँ हमने रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप O है, डोनर का ब्लड ग्रुप A है। रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप O है तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा और इसके पास एंटीबॉडी दोनों होंगे, एंटी-A भी और एंटी-B भी। डोनर के पास कोई भी ब्लड ग्रुप क्या है,
ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन भी कौन से होंगे, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। रिसिपिएंट के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए डोनर का एंटीबॉडी रिसिपिएंट की आरबीसी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन रिसिपिएंट के पास दोनों एंटीबॉडी है, ए एंटी बी है और बी एंटीबॉडी भी है। तो ए और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो रिसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है वो डोनर की आरबीसी पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये अटैक करेगा क्यों, क्योंकि जो डोनर के पास आरबीसी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, रिसिपिएंट के पास आरबीसी एंटीबॉडी ज़्यादा क्वांटिटी में है और डोनर के पास जो एंटीजन है वो कम है, आरबीसी जो है वो कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इसीलिए ए ग्रुप वाला पर्सन ओ ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ओ वाले को केवल ओ ग्रुप वाला पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है। टेबल के थ्रू हम बताते हैं। 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी एंड ओ। ए ग्रुप के पास ए एंटीजन था, बी एंटीबॉडी था। ए ग्रुप वाले को ए ग्रुप वाला पर्सन और बी ग्रुप वाला दोनों ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बी ग्रुप के लिए बी एंटीजन था, ए एंटीबॉडी है, तो बी ग्रुप को बी वाला पर्सन भी ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ भी डोनेट कर सकता है। ए बी के पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है, इसीलिए इसको ये जो होता है वो सबसे ब्लड रिसीव कर लेता है, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ए बी और बी बी। इसको केवल ओ ही डोनेट कर सकता है और कोई इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ये किसी का ब्लड नहीं लेता है, ये ब्लड सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब बात करते हैं आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन क्या होता है? आरएच एंटीजन को रिसर्च मंकी में डिस्कवर किया गया। जिस ग्रुप में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी नहीं आएगा, एंटीजन आएगा। जिस ग्रुप में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और जिसमें एब्सेंट होते हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं। ये ए बी नेगेटिव पर्सन है और ये ए बी पॉजिटिव पर्सन है। ए बी नेगेटिव पर्सन की आरबीसी है, तो इसमें एंटीजन कौन से होंगे, आई ए और आई बी होगा केवल, इसलिए ये कैसा ए बी नेगेटिव है क्योंकि इस पर आरएच एंटीजन नहीं है। सेकंड पर्सन के पास एंटीजन ए बी है, बी भी है और आरएच भी है, इस पर आरएच प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आरएच प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव होता है। RH positive don't have any anti-RH antibody and RH negative person also don't have RH antibody, यानी कि जो RH पॉजिटिव पर्सन होता है वो कोई भी उसके अंदर एंटी RH नहीं होते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी नहीं मिलता है, लेकिन RH नेगेटिव पर्सन के पास भी एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए प्लस पॉजिटिव ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड नेगेटिव ब्लड वाले को दिया जा सकता है और नेगेटिव वाले का पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, कब आती है, जब व्हेन RH पॉजिटिव मेल मैरिड विद RH नेगेटिव फीमेल। जब एक RH पॉजिटिव पर्सन की जो शादी है वो फीमेल और वो कैसी है, RH नेगेटिव है, उसके साथ हो जाती है, तो उनके बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उनके जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है, यदि उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बी नेगेटिव है, तो इसके पास एंटीजन कौन सा होंगे, आई बी, एंटीबॉडी कौन सा होगा, आई ए एंटीबॉडी होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव, तो इसके पास कौन से एंटीजन होंगे, आई ए और आई बी। अब पॉजिटिव है तो इसमें RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा।
इससे माँ को ना माँ को बच्चे से खतरा है, ना ही बच्चे को माँ से खतरा है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ के जो एंटीबॉडी होते हैं, माँ के पास कौन सा एंटीबॉडी है? एंटी ए है। एंटी ए है तो ये बच्चे के आरबीसी पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चे के ब्लड और माँ के ब्लड का कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में प्लेसेंटा होता है। बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। और जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। ये माँ के अंदर ही रहते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, इसलिए ये बच्चे को कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब फर्स्ट बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये टूट जाता है। और टूटने पर क्या होता है कि बच्चे का कुछ ब्लड माँ के ब्लड में चला जाता है। जब बच्चे का कुछ ब्लड माँ के ब्लड में चला जाता है तो माँ की बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी बनने लगते हैं। क्या लगते हैं? RH एंटीबॉडी बनने लगते हैं। RH एंटीबॉडी बनने पर यदि अब उसकी जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है और सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव होता है, तब ये डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो माँ के अंदर ये RH एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और माँ के ब्लड से ये बच्चे के ब्लड में एंट्री हो जाती है। जब RH एंटीबॉडी बच्चे के आरबीसी पर अटैक करते हैं तो ये बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रॉय होने पर बच्चा बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे एनीमिया, क्योंकि आरबीसी कम होने लगती है बच्चे की। जब आरबीसी कम होने लगती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर बच्चे में एनीमिया होने लगता है। उसके बाद जॉन्डिस होने लगता है और जब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इस प्रोसेस को अर्थ्रोप्लास्टोसिस फीटलिस भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फीटस, माँ के अंदर जो फीटस है, माँ के अंदर जब बच्चा होता है तो उसे फीटस कहा जाता है और फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है, ब्लास्ट होने लगती है, इसीलिए इसको अर्थ्रोप्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मदर एंड चाइल्ड ब्लड नेवर कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और माँ का ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं होता है। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी नेवर क्रॉस प्लेसेंटा, जो एंटीबॉडी ए और बी होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। ओनली RH एंटीबॉडी होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस like CO2, O2 reach to child by placenta and by diffusion method। बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो माँ के ब्लड से ही जाते हैं, लेकिन ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होके नहीं जाते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं। और किस मेथड से जाते हैं? डिफ्यूजन मेथड से जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म। थैंक यू।